हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है ऑन गार्ड ऑन इंडिया एंड द क्यूडेंगा डेंगू वैक्सीन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिडेस्कोज अप्रूवल ऑफ द क्यूडेंगा डेंगू वैक्सीन। सिडेस्को क्या हो गया? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने जो अप्रूवल दिया है क्यूडेंगा डेंगू वैक्सीन को, द फर्स्ट इन इंडियाज हिस्ट्री, ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा है। फॉलोज द वैक्सीन लाइसेंसिंग इन ओवर 40 कंट्रीज। कह रहा है कि ये अप्रूवल तब आया है जब 40 से ज़्यादा देशों में इस वैक्सीन को लाइसेंसिंग प्रोवाइड की जा चुकी है, मतलब एक तरीके से अप्रूवल वहाँ पे मिल चुका है। एंड WHO प्री क्वालिफिकेशन का मतलब है कि जो ऑफिशियल अप्रूवल दिया गया है WHO द्वारा इस वैक्सीन को, उसकी बात है। एंड सम ऑफ द कंट्रीज वर्स्ट डेंगू ईयर्स, और कह रहा है कि भारत का एक तरीके से ये एक ऐसा साल है जिसमें बहुत ज़्यादा डेंगू हो रहा है। विस द डिजीज बर्डन, जिसकी वजह से डिजीज बर्डन ही बहुत ज़्यादा है। विस का मतलब होता है इन रिलेशन टू, मतलब ये जो डिजीज बर्डन है इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑल दो दैट इज एविडेंस ऑफ बेटर सर्विलांस एज वेल। कह रहा है कि हालांकि ये जो बहुत ज़्यादा हमको डेंगू के केसेस इस साल दिख रहे हैं वो इस वजह से भी है कि जो सर्विलांस है, मतलब लगातार ट्रैकिंग हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार चेकिंग हो रही है, इस वजह से भी केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। द एडिस mosquitoes that spread the disease are expanding into semi urban and rural districts। कह रहा है कि जो एडिस मॉस्किटो होता है जो कि डिजीज को फैलाता है वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं सेमी अर्बन एरियाज में और गांव वाले डिस्ट्रिक्ट्स में, गांव वाले एरियाज में, वेयर जहां पर कन्वेंशनल वेक्टर कंट्रोल, जो एक तरीके से स्टैंडर्ड या पुराने जो जिससे हम मॉस्किटो को कंट्रोल करते थे वो जो मेथड थे, इज़ हार्डर टू सस्टेन, मतलब लगातार उसको वहाँ पे यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा समस्या ला रहा है, एक तरीके से परेशानी ला रहा है। वेक्टर कंट्रोल का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए बहुत से स्प्रे जो है वो डाले जाते हैं, या फिर जो गाड़ियाँ निकलती हैं मॉस्किटो कंट्रोल वाली, उसमें एक स्प्रे निकाल या धुआं जो होता है वो निकालते हैं। तो ये जो कन्वेंशनल मेथड है ये सेमी अर्बन और रूरल डिस्ट्रिक्ट में उतनी आसानी से लगातार हम वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। द टाइम टू डेवलप द वैक्सीन इटसेल्फ इज अंडरस्टैंडेबल। कह रहा है कि जो इतना समय लग गया है इस वैक्सीन को डेवलप करने में, ये समझने योग्य है, अंडरस्टैंडेबल है। द 4 एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट डेंगू सेरोटाइप्स। सेरोटाइप का क्या मतलब होता है? सेरोटाइप का मतलब होता है कि एक तरीके से वेरिएशन, अलग अलग डिस्टिंक्ट टाइप के वेरिएशन। ठीक है, मान लो स्पीसीज ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई। एंटीजेनिकली का मतलब है एंटीजन जब बॉडी में अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। तो एक तरीके से 4 टाइप के अलग अलग टाइप के जो डेंगू वायरस हैं, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेकेंड इन्फेक्शन बाई अ डिफरेंट सेरोटाइप। मान लो कि आपको ए टाइप से डेंगू हुआ, ठीक है, ठीक हो गया, दोबारा जब इन्फेक्शन हुआ तो बी टाइप वाले से हुआ, तो ये जो अलग वेरिएशन से आपकी बार डेंगू होगा ना, उससे आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे। तो वही ये कह रहा है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेकेंड इन्फेक्शन बाई अ डिफरेंट सेरोटाइप प्रोड्यूसिंग मोर सीवियर डिजीज, और ज़्यादा सीवियर डिजीज को एक तरीके से प्रोड्यूस करता है थ्रू एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट। अब ये क्या है? ये होता है ADE। होता क्या है ये? मान लो टाइप ए से जब आपको वायरस हुआ तो आपकी बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज बनी, एंटीबॉडी समझ रहे हो ना, जो भी एंटीबॉडीज बनी बॉडी के अंदर, जब टाइप बी होगा तो वही एंटीबॉडीज इस टाइप बी की मदद करेंगी आपको इन्फेक्शन करने में। समझ रहे हो? जो एंटीबॉडीज तुम्हारी बॉडी में बने कि टाइप ए सही हो जाए, वही टाइप बी को वो मदद करेंगी। तो वही चीज कह रहा है कि ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट है, मतलब इससे और तेजी से इन्फेक्शन फैलेगा। मीन्स इसका मतलब ये है दैट एन इफेक्टिव शॉट हैज टू इंट्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑल 4 एट वंस। कि जो वैक्सीनेशन का शॉट होना चाहिए वो इतना ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए कि एक साथ, मतलब एक बार जब लगाया जाए तो वो चारों इन्फेक्शन के खिलाफ हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। समझ रहे हो? ABCD मान लो अगर 4 टाइप के डेंगू वायरस हैं, तो जब वैक्सीनेशन दिया जाए हमको तो जो इम्यूनिटी है वो इन चारों के खिलाफ एक साथ काम करे, तभी जाके फायदा है। दिस कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन, नियरली डीरेल द फर्स्ट लाइसेंस्ड डेंगू वैक्सीन।
कह रहा है कि ये जो लिमिटेशन थी इसने पूरी तरीके से ख़राब कर दिया था जो पहली लाइसेंस डेंगू वैक्सीन आई थी उसको। डीरेल का मतलब पूरी तरीके से रियून कर देना या फिर उसको सही से उसमें काम ना होने देना। उसका नाम क्या था? डेंगवेक्सिया। एंड द कंट्रोवर्सी इन द फिलीपींस इन 2017 प्रॉम्प्टेड ग्रेटर रेगुलेटरी कॉशन। और इससे जो एक तरीके से विवाद फिलीपींस 2017 में पैदा हो गया था फिलीपींस में, उससे जितनी भी अथॉरिटीज़ थी उसने मजबूर कर दिया था कि अब ये जो भी वो किसी वैक्सीन को अगर अप्रूवल देंगे तो बहुत ज़्यादा केयर के साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी वैक्सीन को वो अप्रूवल दे दें और बाद में जब वो मार्केट में आए तो पता चले कि वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव है ही नहीं। द डिज़ाइन ऑफ क्यूडेंगा बाई जापान बेस्ड टकेडा। कह रहा है कि ये जो कोडेंगा इस बार वैक्सीन आई है जो कि जापान बेस्ड टकेडा कंपनी द्वारा बनाई गई है, डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ डेंगवेक्सिया। वो डेंगवेक्सिया इस वाली वैक्सीन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। एंड अनलाइक द लेटर कैन बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट स्क्रीनिंग फॉर अ प्रायर डेंगू इन्फेक्शन। और डेंगवेक्सिया की तरह ना होकर ये क्या कहते हैं, ये जो वैक्सीन है ये जो नई आई है क्यूडेंगा, इसको दिया जा सकता है बिना इन्फेक्शन की जांच किए हुए। मतलब इसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको डेंगू है या नहीं है, इसको हम आपको दे सकते हैं बिना जांच किए हुए। इट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेरोटाइप्स। अब सेरोटाइप समझ रहे हो ना, वेरिएशन जो होता है अलग अलग। इसका जो अलग अलग वेरिएशन में जो प्रोटेक्शन है वेरीज फ्रॉम हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पर है, मतलब ये जो वैक्सीन है सबसे ज़्यादा किस वायरस के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभावी है? अगेंस्ट डेन 2 के ऊपर, मतलब जो डेन 2 वायरस है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभावी है। फॉलोड बाई डेनवी 1, फिर डेनवी 1 के ऊपर प्रभावी है। वाइल अनसर्टेनिटी रिमेन्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेन 3 एंड डेन 4। मगर डेन 3 और डेन 4 के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा हमको प्रोटेक्ट करेगी। इन पीपल, उन लोगों में विदाउट प्रायर एक्सपोजर टू डेंगू, जिनको कभी भी डेंगू नहीं हुआ है। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि ये जो वैक्सीन आई है क्यूडेंगा वो डेन 3 और डेन 4 के खिलाफ कितना ज़्यादा काम करेगी उन लोगों के ऊपर जिनको कभी भी डेंगू नहीं हुआ है। दिस इज कंसर्निंग। कह रहा है कि ये चिंता की बात है बिकॉज क्योंकि वाइल डेन 2 इज मोर कॉमन इन इंडिया, कि ये जो डेन 2 वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है भारत में। डेन 3 प्रेवलेंस इज इंक्रीजिंग, लेकिन जो डेन 3 के केस हैं अब वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि ये जो वैक्सीन है वो डेन 2 के खिलाफ तो अच्छा काम करेगी, मगर अब जो डेन 3 के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ इतना अच्छा काम नहीं करेगी। इफ द डेन 3 सेरोटाइप डोमिनेट द 2026 मानसून सीजन। कह रहा है कि अगर 2026 के मानसून सीजन में डेन 3 के केसेस ज़्यादा रहे, कोडेंगाज इम्पैक्ट कुड बी सब्सटेंशली लोअर देन एंटिसिपेटेड। तो जितना ज़्यादा प्रभाव सोचा गया है इस वैक्सीन का वो उससे बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट में? डेन 2 के अगेंस्ट में। स्पेशली इफ, खासकर अगर मैनी रिसिपियंट्स आर डेंगू नेव। डेंगू नेव का क्या मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको कभी भी इन्फेक्शन हुआ ही ना हो। तो कह रहा है कि खासकर उन रेसिपिएंट्स के जिनको वैक्सीन लग रही है जिनको कभी भी डेंगू नहीं हुआ है। तो इसका मतलब अगर उनको डेंगू 3 होगा तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव वो वैक्सीन होगी ही नहीं। क्यूडेंगा ऑल्सो रिक्वायर्स 2 डोजेज अक्रॉस 3 months अपार्ट। कह रहा है कि अब क्यूडेंगा जो ये नई वैक्सीन आई है इसमें 2 डोजेज चाहिए। मान लो कि आज आपने ली तो 3 महीने बाद आपको फिर से लेनी पड़ेगी। क्लिनिकल डेटा जो एक तरीके से जो उसके ट्रायल की डेटा हैं वो ये बताते हैं दैट द फर्स्ट डोज प्रोटेक्ट्स अनइवनली, कि जो पहली डोज है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करती है। विद स्ट्रॉन्गर एविडेंस अगेंस्ट डेन 1 एंड डेन 2। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन तो डेन 1 एंड डेन 2 की तरफ दिखता है, इसके एक तरीके से एविडेंस भी है, लेकिन डेन 3 और डेन 4 में उतना ज़्यादा एविडेंस नहीं है कि क्या ये हमको इतना प्रोटेक्शन दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। इफ़ अ सेरोनेगेटिव पर्सन, सेरोनेगेटिव पर्सन का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फेक्शन की एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो जो सेरोनेगेटिव पर्सन है, सिंपल भाषा में समझ लो कि जिनके अंदर उस पर्टिकुलर वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ नहीं है, टेक्स फर्स्ट शॉट ऑन July 1, अगर वो 1 जुलाई को शॉट लेता है, व्हेन द मानसून बिगन्स, जब मानसून स्टार्ट हो रहा है, एंड द एनकाउंटर्स डेन 3 इन अगस्त, और अगर उसको डेन 3 वायरस अगस्त में हो जाता है,
द शॉट मे नॉट सफाइज टू प्रिवेंट सीवियर इलनेस। तो शायद वो जो उसको वैक्सीनेशन दिया गया है वो उतना ज़्यादा सफिशिएंट ना हो उसको बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी से बचाने के लिए या गंभीर बीमारी से बचाने के लिए। Ensuring the highly mobile migrant workers receives its second dose will be significantly difficult। कह रहा है कि ये सुनिश्चित करना कि ऐसे वर्कर्स जो लगातार इधर से उधर जा रहे हैं उनको सेकेंड डोज टाइमली रिसीव हो जाए, ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि मान लो कि आज मान लो मैं वर्कर हूँ, ठीक है, मैं यूपी में हूँ, अब मुझे पहली डोज लग गई, अब मुझे काम करने जाना है, मान लो महाराष्ट्र या साउथ जाना है, अब मैं निकल गया वहाँ पे, वहाँ से मुझे छुट्टी नहीं मिली और मैं 6 महीने तक नहीं आया, तो क्या होगा? मुझे सेकेंड डोज मिली नहीं। अब जब सेकेंड डोज मिली नहीं तो ये पैसेज बता रहा है कि जो पहली डोज है वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। दोज फॉलिंग थ्रू द क्रैक्स, कह रहा है कि जो वर्कर्स या जिनको क्या कहते हैं पहली डोज लगी है, अगर वो दूसरी डोज मिस कर जाएंगे, मे ऑल्सो बी एक्सपोज टू कंसर्न रेज्ड इन द टाइट्स ट्रायल। तो जो ट्रायल में चिंता जाहिर की गई थी निगेटिव एफिकेसी की, वो उससे एक्सपोज हो सकते हैं, मतलब उनको वो दिक्कत हो सकती है। निगेटिव एफिकेसी का मतलब है जिनको पहली डोज मिली है तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं बीमारी होने के कंपेयर टू जिनको कभी वैक्सीनेशन दिया ही ना गया हो। मतलब अगर आपने सेकेंड डोज मिस कर दी तो आपको ज़्यादा चांसेस है बीमारी होने के। तो कह रहा है कि ये जो चिंता जाहिर की गई थी ट्रायल में निगेटिव एफिकेसी की, वो उससे एक्सपोज हो सकते हैं अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब उनका हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, इतने ज़्यादा वो बीमार हो सकते हैं। रिलेटेड टू डेनवी-3 अमंग सेरो नेगेटिव चिल्ड्रन, और ये केस किससे रिलेटेड है कि जिनको डेनवी-3 हुआ हो पहली बार, जिन बच्चों को, उनसे रिलेटेड ये केस है। फाइनली फॉलोइंग टकेडास टायर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी, टायर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि अलग अलग जगह प्राइस होना, जगह के हिसाब से प्राइसिंग होना दवाइयों का वर्ल्ड वाइड। कोडेंगा मे बी टू एक्सपेंसिव फॉर पीपल लिविंग इन डेंस अर्बन स्लम्स। कह रहा है कि कोडेंगा जो वैक्सीन है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाले अर्बन इलाकों में रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, और जहाँ पे पुअर ड्रेनेज सिस्टम है। टू इंश्योर सफिशिएंट अपटेक अमंग द पॉपुलेशंस एट ग्रेटेस्ट रिस्क। कह रहा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा गंभीर खतरे में हैं डेंगू को लेकर, अगर ये सुनिश्चित करना है कि वो इस वैक्सीन को सही तरीके से अडॉप्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें, अपटेक का मतलब होता है अडॉप्ट करना, द गवर्नमेंट मस्ट निगोशिएट अ लोअर प्राइस। तो गवर्नमेंट को ये एक तरीके से उस कंपनी से लगातार निगोशिएशन करना होगा कि वो कम से कम प्राइस में इस वैक्सीन को लें। इन द एंड administering a dengue vaccine properly in a population is no less tricky than developing a vaccine against dengue। कह रहा है कि सभी को एक तरीके से डेंगू की वैक्सीन प्रोवाइड करना, उसका लॉजिस्टिक्स जितना भी पूरा सिस्टम है उसको मजबूत करना, हर जगह एक तरीके से लोअर प्राइस में प्रोवाइड करना उतना ही ट्रिकी है जितना कि एक नई वैक्सीन को बनाना। एंड द कोडेंगा रोल आउट शुड गिव नो कॉज फॉर कॉम्प्लेसेंसी। कह रहा है कि ये जो कोडेंगा वैक्सीन मार्केट में आ गई है, हमें उस वजह से किसी भी तरीके से सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो जाना है और केयरलेस नहीं हो जाना है, ठीक है। प्राइमरी पर्पस क्या है पैसेज का? सेलिब्रेट द सेडेस्कोज अप्रूवल ऑफ कोडेंगा, कि जो अप्रूवल दे दिया है सेडेस्को ने कोडेंगा वैक्सीन को, उसको सेलिब्रेट करना नहीं। कॉशन दैट डिस्पाइट कोडेंगा's approval, serotype variability, dosing gaps and pricing could limit its real world impact on dengue। बिल्कुल सही है। पैसेज का प्राइमरी पर्पस ये है कि एक तरीके से सावधान करना कि कोडेंगा की अप्रूवल तो मिल गई है, उसके बावजूद भी जो वेरिएशन है डेंगू वायरस में और जो लगातार वहाँ पे गैप्स हैं, 3 महीने में 2 डोज लगनी है, और जो प्राइसिंग वाला इशू है, तो उससे क्या हो सकता है कि जो इम्पैक्ट है, जो चीज़ एंटिसिपेट किया जा रहा है उससे कम देखने को मिल सकता है। तो यही पर्पज़ है हमारा, ठीक है। तो बी हमारा आंसर है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार एन इफेक्टिव डेंगू वैक्सीन मस्ट टारगेट ऑल 4 वायरस सेरोटाइप साइमल्टेनियसली, बिकॉज कि ये जो वैक्सीन है इसको एक साथ उन टाइप ए बी सी डी जो वायरस है उनको अटैक करना है, एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है। ऐसा क्यों? टकेडा हैज़ रिफ्यूज टू लेट इंडिया नेगोशिएट। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे क्या क्या बता रहा है, तो ये नहीं होगा। मॉस्किटोज ट्रांसमिट मल्टीपल सेरोटाइप एट वंस,
रेंडरिंग सिंगल शॉट्स इनइफेक्टिव। कह रहा है क्योंकि मॉस्किटो जो है वो एक साथ बहुत से टाइप्स के वायरस छोड़ते हैं, जिससे जो सिंगल शॉट की वैक्सीनेशन होती है उसको इनइफेक्टिव बना देते हैं। ऐसा तो नहीं बताया गया कहीं। अर्लियर डेंगू वैक्सीन वर बैन ग्लोबली। अब पहले की जो डेंगू वैक्सीन है वो अगर दुनिया भर में बैन की गई है तो उससे क्या मतलब है? वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि हमें एक साथ मतलब एक ऐसी वैक्सीन देनी है उन चारों के खिलाफ वो काम करे। सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय अ डिफरेंट स्ट्रेन कैन ट्रिगर अ सीवियर इम्यून रिएक्शन। हाँ, अगर टाइप ए के खिलाफ ये वैक्सीन काम भी कर गई और उसने ठीक कर दिया और बाद में बी होता है, तो टाइप ए के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो बी की हेल्प करेंगी और ज़्यादा गंभीर एक तरीके से बीमारी करने में। ठीक है, तो इसी वजह से राइटर ने बोला था कि चारों को एक तरीके से ये जो वैक्सीन है वो चारों के खिलाफ एक साथ काम करनी चाहिए। तो डी हमारा आंसर है। Which of the following is not mentioned in the passage as the concern or constant regarding the rollout of the कोडेंगा वैक्सीन इन इंडिया? कह रहा है कि जो चिंताएं जाहिर की गई थी कोडेंगा वैक्सीन को लेके भारत में जो ये जो रोल आउट हो रही है, मार्केट में आ रही है, तो ऐसी कौन सी चिंता है जो इससे रिलेटेड नहीं है, जो पैसेज में नहीं बताई गई है? डिफिकल्ट इन ट्रैकिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द मल्टी डोज रेजिमेन टू मोबाइल पॉपुलेशन। ये तो बताया गया है कि जो एक तरीके से पॉपुलेशन मूव कर रही है इधर से उधर, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा हमको उनको 2 डोज देने के लिए। पोटेंशियल फाइनेंशियल बर्डन, हाँ फाइनेंशियल बर्डन भी है, जो कमज़ोर अर्बन स्लम के लोग हैं उनके साथ, तो ये भी सही है। द रिक्वायरमेंट ऑफ प्री स्क्रीनिंग फॉर डेंगू एंटीबॉडीज़ प्रायर टू वैक्सीनेशन, नहीं किसी तरीके की प्री स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही वैक्सीन को दे सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉलिंग थ्रू द क्रैक्स का क्या मतलब है? इंडिविजुअल्स हु फेल टू रिसीव द सेकेंड रिक्वायर्ड डोज ऑफ द वैक्सीन, मैंने बताया भी था वहां पर, तो ये हमारा आंसर है। एडमिनिस्ट्रिंग अ डेंगू वैक्सीन प्रॉपरली इन अ पॉपुलेशन इज नो लेस ट्रिकी देन डेवलपिंग अ वैक्सीन अगेंस्ट डेंगू इन द कंटेस्ट ऑफ द पैसेज। इसका क्या मतलब है? बताया हुआ है, क्या मतलब बताओ? रेगुलेटरी अथॉरिटीज फेस सिमिलर डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द अप्रूवल स्टेज के समय जो डिफिकल्टी होती है उसी तरीके की उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? नहीं। क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर वैक्सीन सेफ्टी रिक्वायर इक्वल एफर्ट एज मैन्युफैक्चरिंग अफोर्डेबल डोजेस फॉर लो इनकम एरिया? नहीं। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बिगिन अंटिल डेवलपर्स अचीव आइडेंटिकल एफिकेसी अक्रॉस ऑल। Overcoming public health logistics is as demanding as solving the scientific challenge of vaccine creation। मैंने बताया भी था कि जो समस्या लॉजिस्टिक में आ रही है या प्राइसिंग में आ रही है या लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने में आ रही है, तो ये उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना कि एक नई वैक्सीन को डेवलप करना। ठीक है, तो यही मीनिंग यहाँ पे दे रहा है, तो डी हमारा आंसर होगा। ये आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, चलो। ग्रेट फिलोसफर्स आर ऑलवेज ड्रिवन टू सीक आंसर्स टू क्वेश्चंस दैट हैव अ वे ऑफ बेनिफिटिंग फ्यूचर जनरेशन। कह रहा है कि जो बहुत ही ग्रेट फिलोसफर्स होते हैं वो हमेशा कुछ क्वेश्चनों के आंसर ढूंढते रहते हैं ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। अपाय दीक्षिता वॉज वन सच। कह रहा है कि अपाय दीक्षिता है वैसी ही एक कोई होंगे, तो वैसे ही ग्रेट फिलोसफर होंगे वो। एन एक्सेप्शनल डिबेटर, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल डिबेटर थे, मतलब आर्गूमेंट बहुत अच्छा करते थे। फिलोसफिकल एक्सपाउंडर, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, जो बहुत ही ज़्यादा कठिन आइडियाज़ होते थे उनको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना जानते थे। एंड इक्वली फेम्ड फॉर इनकरेजिंग पंडित्स, और बहुत ही ज़्यादा जो लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते थे उनको इनकरेज करने के लिए भी ये जाने जाते थे। एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ शिवा, अर्डेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट, है ना, बहुत ज़्यादा उत्साही, बहुत ज़्यादा उत्साह में रहने वाले एक शिवा के भक्त थे। ही वॉज वंस डैश असेल्ड बाई अ ग्रेट डाउट, मतलब एक बार इनके दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा एक डाउट आ गया जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। असेल्ड का मतलब होता है परेशान हो जाना। वॉज हिज शिव भक्ति इंडीड ट्रू, इनके दिमाग में ये बात आ गई, क्या उनकी जो शिव भक्ति है क्या वो सही में सच्ची है? और परवेडिंग और वॉज इट अ सुपरफिशियल वन, क्या वो पूरी हर चीज़ में समाई हुई भक्ति है या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर दिखावटी वाली है? ही डिसाइडेड टू टेस्ट हिमसेल्फ,
उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने आप को टेस्ट करेंगे। टू विच एंड ही ड्रैंक द जूस ऑफ धतूरा सीड्स ओमनथंगई इन तमिल। ये चीज़ टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक जूस पी लिया जो कि धतूरा सीड होता है, उसमें एक तरीके से नशा होता है। बिफोर डैश इट ही इंस्ट्रक्टेड हिज शिष्य टू मेटिकुलसली रिकॉर्ड ऑल दैट ही सेड इन दैट स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। उन्होंने एक तरीके से धतूरा लेने से पहले अपने शिष्य को ये आदेश दिया या इंस्ट्रक्शन दिए कि वो बहुत सावधानी के साथ उनकी कही हुई बातों का रिकॉर्ड रखे जब वो इंटॉक्सिकेशन स्टेट में हो, मतलब जब वो नशे की स्थिति में हो। हिज स्टूडेंट्स diligently compiled his utterings and the compilation is the 50 verse devotional work आत्मर्पण सूती। कह रहा है कि उनके स्टूडेंट ने बहुत मेहनत से उसको कंपाइल कर लिया, उनकी हर कही बात को, और वो जो कंपाइलेशन था उसका क्या नाम था, आत्मर्पण स्तुति, जिसमें 50 श्लोक थे। द एसेंस ऑफ द वर्क इज टू सरेंडर टू परमेश्वरम, सेड गिरिधर शर्मा। कह रहा है कि उस काम का जो एसेंस था, मतलब मेन जो मूल्य था, वो ये था कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। वन ऑफन आस्क्स व्हाट वन शुड डू टू अटेन वन स्पिरिचुअल गोल। कह रहा है कि हम ये हमेशा अपने आप से पूछते रहते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे गोल है, उसको हम प्राप्त कर सकें। आर माइंड शुड बिकम प्योर। कह रहा है कि हमारा जो मन है, माइंड है, वो एकदम प्योर हो जाना चाहिए। एंड डस शन द इम्परमानेंट थिंग्स इन लाइफ, और अपने जीवन में जितनी भी इम्परमानेंट चीज़ें हैं उनको एक तरीके से अवॉइड करना चाहिए। इन द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ आत्मर्पण स्तुति, कह रहा है कि पहले श्लोक में दीक्षिता कहती हैं, आई वर्शिप दिस लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, मैं इन जो ये देवों के महादेव हैं, लॉर्ड हैं, इनकी मैं आराधना करती हूँ। हु कैन नो द एक्सटेंट ऑफ हिज कैरेक्टरिस्टिक। कहने का मतलब है कि इस ईश्वर को कौन समझ सकता है, मतलब किसी की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि इनको जाना जा सके। वी कैन ओनली मैंशन हिज ग्लोरीज बट टू इवन टू डू सो वी नीड परमेश्वरम्स ग्रेस। कह रहे हैं कि हम सिर्फ केवल उनकी जो महानता थी, महिमा थी, उसी का ही बखान कर सकते हैं, लेकिन वो भी करने के लिए ईश्वर की हमें एक तरीके से आशीर्वाद चाहिए। हु कैन नो अबाउट हिम, कौन उनके बारे में जान सकता है। इवन द फैकल्टी ऑफ परसेप्शन दैट वी पोजेसेस वर्क ड्यू टू हिम। कह रहा है कि जो हमारे अंदर समझने की एक तरीके से क्षमता है, वो भी उन्हीं की वजह से है। जितना हम समझ पा रहे हैं या जो हमारे अंदर परसेप्शन है, जो चीज़ हम महसूस कर पा रहे हैं, वो भी ईश्वर की ही देन है। एंड वी शुड सैल्यूट हिम, और हमको उनको सैल्यूट करना चाहिए। हाउएवर नन कैन डिसर्न एवरीथिंग अबाउट हिम। कह रहा है कि हालांकि हम हर चीज़ उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। Just as how one takes the useful information and acts dash it, like fitting a refill into a ballpoint pen or filling one that writes only with ink before writing, it is enough if one grabs the gist। कह रहा है कि इतना ही काफ़ी होगा अगर हम उस चीज़ की जिस्ट को समझ पाए, मतलब जो उसकी मेन बात है सारी, उसको ही अगर हम मूल बात को समझ पाए तो इतना ही काफ़ी होगा। Neither sentient nor insentient thing, sentient मतलब जिसमें चेतना होती है, जान होती है, या फिर जिसमें चेतना नहीं होती है। तो कह रहा है ना तो सेंटिएंट ना ही इनसेंटिएंट थिंग्स कैन क्रिएट एनीथिंग, किसी चीज़ को वो क्रिएट नहीं कर सकती। ही अलोन इज द क्रिएटर, वही सिर्फ क्रिएटर है। देयरफॉर सरेंडर टू हिम, इसीलिए उनको अपने आप को उनके ऊपर समर्पित कर दो। पुराण एंड अदर स्क्रिप्चुरल वर्क्स इंस्ट्रक्ट डिवोटीज टू डेवलप भक्ति टुवर्ड्स द लॉर्ड। कह रहा है कि जो पुराण है और जो हमारे स्क्रिप्चर हैं, जो इतनी किताबें हैं, वो हमको यही आदेश देती हैं, इंस्ट्रक्शन देती हैं कि भक्त को एक तरीके से भक्ति जो है ईश्वर के प्रति डेवलप करनी चाहिए। दे ऑल्सो enjoin अपॉन द डिवोटीज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल गुरु, और वो ये भी कहती हैं कि उनके अपने जो धार्मिक गुरु हैं उनके इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना चाहिए। डिवोशन इज द रूट ऑफ जनना। कह रहा है कि जो डिवोशन है, भक्ति है, वो ही एक तरीके से आधार है ज्ञान का। वन डैश ऑलवेज थिंक ऑफ हिम, हमको उनके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। इफ़ वन स्पीक्स एट ऑल इट शुड बी अबाउट शिव। कह रहा है कि अगर हमें कुछ भी बोलना है तो वो भगवान शिव के ही बारे में होना चाहिए। एक ऑप्शन यहाँ पे कट रहा था तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इसमें करना क्या है, हमको असेल्ड का सिनोनिम बताना है। अब मीनिंग क्या निकल रहा था, कभी कभी इस तरीके से देखा करो। ही वॉज वंस
असेल्ड बाय अ ग्रेट डाउट, ग्रेट डाउट से क्या होगा, वो परेशान हो रहे होंगे, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, ट्रबल्ड, कंफर्टेड, प्रोटेक्टेड, रिलीव्ड। इसका सिनोनिम बताना है तो ए होगा, ट्रबल्ड। बिफोर डैश इट क्या होना चाहिए, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमें या तो नाउन चाहिए होता है तो जेरेंड चाहिए होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, जेरेंड होगा। तो बिफोर ड्रिंकिंग इट। शन का हमको एंटोनिम बताना है। शन का वैसे मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, तो इवेड करना, इम्ब्रेस करना, इग्नोर करना, रिजेक्ट करना। तो रिजेक्ट करना, इग्नोर करना, इवेड करना एक तरीके से क्या हो गया, सब इसके सिनोनिम हो गए। और इम्ब्रेस करना इसका क्या होगा, एंटोनिम हो जाएगा, बी। एक्ट्स डैश इट क्या होना चाहिए, एक्ट्स ऑन इट या फिर अपॉन इट यूज होता है, यहाँ पे अपॉन है तो सी होगा, एक्ट्स अपॉन इट। वन डैश ऑलवेज थिंक ऑफ हिम, fill in the blanks with the correct modal verb expressing duty or obligation. Might, could, may ये पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, ड्यूटी ऑब्लिगेशन को क्या दिखाता है, शुड दिखाता है। तो वन शुड ऑलवेज थिंक ऑफ हिम, इफ वन स्पीक्स एट ऑल इट शुड बी अबाउट शिव। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये है पैरा नंबर, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करो, थोड़ा लेंदी है इसलिए 2 स्लाइड में है, तो कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से हो जाए। देखो पहला सेंटेंस या तो थर्ड हो सकता है या तो फर्स्ट हो सकता है, तो पहले तो इसी को देख लेते हैं। चंदोग्य उपनिषद इज पार्ट ऑफ द सामवेद, मतलब चंदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेद का पार्ट है। इन विच ही पॉइंटेड आउट, ही ये किसके लिए यूज हुआ है पता नहीं, तो पहला तो होगा नहीं, तो इसका मतलब हम थर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड के बाद या तो 4 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। द भगवद गीता स्टेट दैट लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ प्रोक्लेम्स वेदनम साम वेदोष्मी among the Vedas I am the Samved, said Tirukundanthai डॉक्टर वेंकटेश इन अ डिस्कोर्स। डॉक्टर वेंकटेश हैं, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि भगवद गीता में लॉर्ड कृष्ण खुद कहते हैं कि वो सारे वेदों में सामवेद हैं, ठीक है। थर्ड के बाद या तो फोर्थ हो सकता है या तो फर्स्ट हो सकता है, एक बार फोर्थ को देख लेते हैं। इन ट्रेडिशनल पुराणिक एंड उपनिषदिक विजडम ऋषि संकट कुमार, one of the 4 mind-born son of Brahma, is considered an incarnation or cosmic form of Lord Muruggu, Kandhak and Sakand, the divine commander in chief। कह रहा है कि जो प्राचीन पुराण या उपनिषद की जो भी ज्ञान है उसमें जो ऋषि संकट कुमार हैं उसमें एक तरीके से बताया गया है कि इनको एक इनकारनेशन के रूप में देखा जाता है जो कि लॉर्ड मुर्मू के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट को देखो, चंदोग्य उपनिषद इस पार्ट ऑफ अ सामवेद, कह रहा है कि चंदोग उपनिषद जो है वो सामवेद का पार्ट है। इन विच जिसमें ही पॉइंटेड आउट दैट चैप्टर 7 नोन एज भूम विद्य। अब ही किसके लिए यूज हुआ है, ये डॉक्टर विंटेज के लिए यूज हुआ है, जिन्होंने इसमें बताया कि चैप्टर 7 जो कि भूम विद्य के नाम से जाना जाता है, द साइंस ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ इस्टेब्लिशेस, वो बताता है द कॉस्मिक कनेक्शन, एक कॉस्मिक कनेक्शन है बिटवीन लॉर्ड मुरुगा और लॉर्ड कृष्ण के बीच में, ठीक है। तो थर्ड के बाद फर्स्ट ज़्यादा सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर विंटेज की बात हुई है और इन्होंने ही दर्शाया है कि चैप्टर 7 में एक कनेक्शन बताया गया है लॉर्ड मुरुग और लॉर्ड कृष्ण के बीच में। तो 3 के बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 3 के बाद 1 यूज़ कर सकते हैं, इसलिए डी हमारा आंसर है। इसको ट्राई करो एक बार। ईच वन ऑफ एक्सपीरियंस इट डिफरेंटली, देखो इसको एस से स्टार्टिंग कर रहा है, कह रहा है कि हर कोई एक्सपीरियंस करता है अलग अलग तरीके से। क्या चीज़ एक्सपीरियंस करता है पता नहीं, कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पा रहा है तो इसको नहीं रखेंगे भी। या तो आर होना चाहिए या तो पी होना चाहिए स्टार्टिंग। पी को देखो, हैव यू हाउ एवर वंडर्ड एज टू वाई दीज राइट, ये दीज किसके लिए यूज हुआ है अभी पता नहीं, कौन सी राइट्स, तो पी से भी नहीं स्टार्ट कर सकते। आर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक ऑप्शन बनता है पी वाला और एक ऑप्शन बनता है एस वाला। आर कह रहा है हाउ डू यू फील व्हेन यू ऑन अ मैरी गो राउंड, कैसा तुम्हें लगता है जब तुम मैरी गो राउंड में होते हो, मतलब वो जो झूला नहीं होता है जिसमें लोग घूमता है, जिसमें थोड़े से घोड़े लगे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, एस को देखो, ईच वन ऑफ अस एक्सपीरियंस इट डिफरेंटली, इट किसके लिए यूज हुआ है,
ये मैरी गो राउंड झूले के लिए यूज़ हुआ है। कह रहा है कि हम में से हर कोई उसको अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। एंड आर ओन एक्सपीरियंस टू माइट वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, और हमारे खुद के भी जो एक्सपीरियंस है वो समय के साथ बदल सकते हैं। ठीक है, इट यहाँ पे मैरी गो राउंड की बात हुई है, तुरंत वहाँ पे उसके लिए प्रोनाउन यूज़ कर लिया गया, तो इट यूज़ कर लिया गया। पी को देखो, हैव यू however ever wonder as to why these rides predominantly have horses, कि क्यों ये सब जो राइड्स हैं इसमें हॉर्सेस होते हैं, काउज और एलिफेंट क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो बेस्ट क्या लग रहा है आर एस के साथ, कि यहाँ पे उसने बोला कि तुम्हें कैसा फील होता है, फिर एस में उसने बोला कि हम सबको अलग अलग सा एक्सपीरियंस होता है, मतलब अलग अलग सी फीलिंग होती है, और कई बार तो समय के साथ हमारी खुद की फीलिंग भी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या तुमने कभी एक तरीके से सोचा है कि उस राइड्स में ज़्यादातर हॉर्सेस क्यों होते हैं, काउज और एलिफेंट्स क्यों नहीं होते हैं। लास्ट में बोल रहा है यू माइट हैव बीन टेम्पटेड टू एसोसिएट द स्पीड एंड थ्रिल ऑफ द राइड विद दैट वन माइट एक्सपीरियंस वाइल राइडिंग अ हॉर्स, बट देयर इज एक्चुअली अ डीपर कनेक्शन। कह रहा है कि शायद तुमको ये लगे कि जो स्पीड और थ्रिल है वो वैसी ही होती है जब हम एक हॉर्स राइडिंग करते हैं, इस वजह से वहाँ पे हॉर्सेस हैं। कह रहा है कि लेकिन जो कनेक्शन है वो अलग है, और कुछ बहुत ज़्यादा डीपर कनेक्शन है, मतलब डीपर रीज़न है उसके पीछे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। आर में मैरी गो राउंड की बात हुई। एस में देखो यहाँ पर इट यूज़ हुआ उसके लिए कि हमारा सबका अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है, तो आर के बाद क्या हो सकता है, एस हो सकता है। उसके बाद उसने कहा, एक क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें कभी सोचा है कि वहाँ पे सिर्फ हॉर्सेस क्यों होते हैं, तो आर एस पी, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा सी। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।